कि एक सेना के जवान की पत्नी को नंगा घुमाया गया। हमें शर्म से जो है कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाजपाइयों को, लेकिन इनको शर्म भी नहीं है, बेशर्म ये लोग हैं। इसलिए जनता ने और हमारे सेना के जो सैनिक प्रकोष्ठ के लोगों ने, सब लोगों ने पूरी तरीके से प्रण कर लिया है कि सरकार को उखाड़ फेंकना है। अभी बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी और 2029 से पहले पहले ये सरकार उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। अब उनको मैं धरती पुत्र या क्या कहूं, ये मेरे शब्द नहीं हैं। और ऐसा रक्षा मंत्री आज तक न तो भारत में पैदा हुआ है न तो होगा। ये हम लोग सैनिक वाले रणनीति नहीं, बेईमान लोग हैं और ये सरेआम केवल बेईमानी करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां की जनता पूरी तरीके से मन बना ली थी कि इनको उखाड़ फेंकना है। उसके पहले जब लोकसभा का चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव के महज केवल 3 महीने के फर्क में 3 महीने के फर्क में 37 लाख वोटर कहां से आ गए, कहां से बढ़ गए। इसके अलावा इतने नहीं, दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देना चाहता हूं, हरियाणा में आप देख लो, इसके बाद दिल्ली के चुनाव को आप देख लो। इसके अलावा अगला इनका लक्ष्य बिहार। बिहार में जिस तरीके से SIR के माध्यम से ये बेईमानी करना चाह रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और उन लोगों ने मन बना लिया है कि इनको यहीं पे निपटा देना है, ये आगे ना बढ़ पावे। और इनकी मनसा है, इनकी कोई कूटनीति कोई रणनीति इनकी नहीं है। अगर रणनीति अगर होती, कूटनीति अगर होती, तो आज जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के गौरव की गाथा गाई जाती थी। आज बताओ, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन राष्ट्र है, उसके सेना अध्यक्ष को ट्रम्प बुला करके दावत दे रहा है। कितनी शर्म की बात है, जिसके हाथ हमारे 26 आम जनमानस। लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से सरकारी स्कूलों को जिस तरीके से बीजेपी बंद करने का काम प्रतिष्ठा चला रही है, काम ठीक है, क्योंकि गरीब बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। हाँ देखिए, निश्चित तौर से ये सरकार, मैं बता दूं कि अनपढ़ों की सरकार, अगर पढ़े लिखे सही लोग अगर होते तो स्कूल नहीं बंद करते। आप जानते हो, जैसा कि आप समझते हो कि मधुशालाएं बढ़ाई जा रही हैं। आजमगढ़ में मेरा ख्याल है 500 दुकानें बढ़ा दी गई होंगी। मैं लखनऊ में बताऊं, एक रोड पे 72 दुकानें बढ़ा दी गई। एक रोड केवल 120 किलोमीटर दूरी में 72 दुकानें बढ़ा दी गई। अब बताओ सरकार क्या करना चाहती है, पाठशाला बंद करके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। तो ये जो हमारे पीढ़ी के लोग हैं, जो उनकी दहाड़ से ये सरकार डरी हुई है। ये नहीं चाहती है कि आने वाली पीढ़ियां पढ़ सकें, उनको शिक्षा मिल सके। ये सरकार चाहती है कि आप अनपढ़ जाहिल गंवार बने रहेंगे तो हमारी जय जयकार करते रहेंगे। लेकिन ये गलत फहमी में है। यहाँ अपने यूपी के लोग इतने जागरूक लोग हैं, इस सरकार की चूल्हे हिला के रख दिए हैं। और मैं बता दूं, आज के समय में इतना विश्वास जनता में है सरकार के खिलाफ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम में बसें सरकारी कर्मचारियों को भर भर के लाना पड़ता है, कोई जाने को तैयार नहीं है। मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव कम करने का काम किया है, भेदभाव जो लोगों के भेदभाव बढ़ाने का काम किया है, भाईचारा को निपटाने का काम किया है, मैं चंद पंक्तियां पढ़ देता हूं कि इनको इस बात से समझना चाहिए। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्त भाजपाइयों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। तो नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोमी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ये पंक्तियां हैं, किसी ने कहा था, मुझे अच्छी लगी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से जिक्र कर दिया। लेकिन यहाँ पर अमन चैन प्रिय लोग हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाईचारा बना रहेगा तो देश बना रहेगा। मैंने एक पहले अपने लाइन में कहा था कि हमारे पूर्वजों ने न जाने कितनी असंख्य कुर्बानियां दी होंगी, तब जाकर के ये देश इतना महान और इतना गौरवपूर्ण इतिहास का बन पाया है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास अंग्रेजों की जासूसी के रहे हैं, दलाली के रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जो है ये इस देश को धर्म के आधार पर वर्गीकरण करें, लेकिन ये कतई नहीं हो पाएगा। अब आप जहाँ पे खड़े हो, ये सेना के लोग हैं, जब वहाँ पे जब जाते हैं सेना में, जब हमारे देश की रक्षा के लिए अपने आन बान शान की जो बात होती है, हमारे अपने जान को न्यौछावर करने का काम करते हैं, तो आप बताओ कभी जाति धर्म देखते हैं क्या, कभी जाति धर्म की बात आती है क्या। अच्छा ये सर, जिस तरीके से आजमगढ़ में पीडीए भवन बना है, क्या पूर्वांचल की राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। नहीं, केवल पूर्वांचल तो हम लोग जीते, केवल पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश को साधने का पीडीए संदेश जो है हम लोगों का लक्ष्य है। जब तक
पीडीए के लोग देश की शासन सत्ता पे नहीं काबिज होंगे तब तक उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा। बीजेपी कहती है यम और वाई का फार्मूला तय करके चलती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी तो क्या कहती है क्या करती है, उनकी कथनी और करनी में मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं वो लोग, तो उनकी कथनी करनी पे मत जाइए आप। मैंने कहा कि पीडीए हमारा केवल पिछड़ा दल अल्पसंख्यक नहीं है, अगड़ा पीड़ित भी है। आप मुझे बताओ, जब जिनके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो क्या जनरल के बच्चे नहीं पढ़ाई करते? क्या उनके बच्चों को लेके अपनी फीस को लेके परेशान नहीं है? अभी विश्वविद्यालयों की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। अभी मैं कल एक पटना आईआईटी के प्रोफेसर तिवारी जी मिले थे मुझसे, पटना आईआईटी के। आप सोचो, उन्होंने कहा चंचल जी, इस सरकार ने पूरी तरीके से ये प्रयास कर रही है कि लोगों गरीब को बच्चे पढ़ ना पाएँ। तो आप सोचो, गरीब क्या जनरल नहीं है? हमारी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिन लोगों के साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है, और जो गरीब लोग हैं, जो गरीब गुरबा। समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात की जो है लक्ष्य रहा है, हमारे श्रद्धेय नेताजी का रहा है कि जो गरीबी और अमीरी की खाई को कैसे कम किया जाए, तभी इस सामाजिक न्याय की बात हो पाएगी, तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। और आप देखो, जिस वीरांगना का आज जन्म दिवस है, उनसे एक किसी पत्रकार ने पूछा था, मैं सुन रहा था आज ही अभी, कि आपको किसी बात का अफसोस है? तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है। कल्पना करिए कि एक महिला इस लेवल की बात मतलब कितनी पीड़ा में कही होगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं गरीब परिवार की बिटिया के घर में, गरीब परिवार मेरा जन्म हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब अगर आपको अगले जन्म में कुछ ऐसा कुछ हो, मौका मिले तो क्या करोगे? तो क्या अगले जन्म में गरीब परिवार की मैं मतलब ऐसी औरत बनना पसंद नहीं करूँगी। सोचो कितनी मतलब एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसको नंगा घुमाया जाता है। आप कल्पना करो कितनी हैवानियत होती है। उसके बाद वो महिला जेल में भी रहती है। जेल में रहने के बाद अगर किसी ने न्याय देने का काम किया, अगर कोई न्यायिक योद्धा है तो श्रद्धेय नेताजी हैं। मैं तो करता हूँ कि श्रद्धेय नेताजी एक तरीके से अगर आप देखो तो हिंदुस्तान के अंदर वो भगवान के रूप में है। लोग पूछते हैं, असंख्य करोड़ों लोग पूछते हैं कि भाई अगर आप न जाति न कोई धर्म, सबको समान अधिकार देने की बात करते थे, जो कोई उनसे मिलता था उनका हो जाता था। ये ऐसे नेता थे, महान नेता। उन नेता के अंदर में, उनके मार्गदर्शन में हम सबको काम करने का मौका मिला है। हम अपने आप को गौरवान्वित फील करते हैं और गौरव महसूस करते हैं। आने वाले समय में श्रद्धेय नेताजी का जो सपना था कि देश की सत्ता पर जो है पीडीए के लोग वहाँ पहुँचें और वहाँ पे काबिज हों, तब जा करके सबको अधिकार और हक मिल पाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल आपसे, जिस तरीके से आदरणीय डिम्पल यादव जी को जिस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी की गई मौलाना जी के द्वारा, ये ठीक है क्या? देखिए, कतई ठीक नहीं है। इसका समाजवादी पार्टी मुखालफत करती है। और इतने नहीं, आप सोचिए, जो लोग सत्ता में बैठे वो लोग क्या किए? जिनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो क्यों लड़ाने का काम कर रहे हैं कि आपने क्या कहा क्या नहीं कहा। अब बताओ, उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी क्या औकात है? वो भाजपाइयों का चमचा है, भाजपाइयों का दलाल है। भाजपाई जो है उसको पैसे देकर ट्रोलिंग कराते हैं। वो कौन नहीं जानता है कि अमित मालवीय का आदमी है, अमित शाह का आदमी है। अमित शाह ने बस केवल, मैंने कहा ना कि अमित शाह ने केवल एक प्रयास है कि उनका कैसे हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करी जाए, और लगातार बीजेपी इसी काम के लिए कर रही है। नहीं तो आज सोचो, जिस तरीके से 2004 से लेकर 14 का जो एरा रहा हिंदुस्तान का, अगर 2014 से लेकर 24 तक का अगर काम किया गया होता तो आज देश कहाँ होता हमारा, हम आज कहाँ होते। लेकिन आज जितनी दुश्वारियाँ, आप सोचो, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग पढ़ने वाले छात्र में पढ़ाई करने जाते थे, हर परिवार के बच्चे की, हर परिवार गार्जियन सोचता था कि चलो हमारा बेटा 1 साल 1.5 साल 2 साल रह लेगा तो कम से कम कोई एग्जाम दे लेगा, एसएससी दे लेगा, हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा। आप बताओ, कोई सोच सकता है क्या कि हमारा बेटा 4 साल रह के नौकरी पा जाएगा? आज कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और कैसे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। आपने देखा होगा, वंदे भारत ट्रेन से आपने कभी सफर किया होगा तो उनसे पूछिएगा आप, वंदे भारत हो चाहे तेजस ट्रेन हो, उसमें जो बेचारे 8,000 से शुरुआत है नौकरी की, 8,000, 12,000, 10,000, 3 टाइप की नौकरियां हैं। आप कल्पना करो कि जो 8,000 नौकरी करने वाला व्यक्ति, क्या वो जनरल का नहीं है, क्या वो पीडीए का नहीं है? तो आप देश में जो है लोगों को जानवर बनाना चाहिए, जानवर और हैवानियत पैदा करना चाहते हो कि भाई ठीक है, तुमको बस केवल तुम्हें मरण मतलब भूखो जो है हम मार डालेंगे, तुम्हें भूखो जो है तुम्हें बचाएंगे नहीं, तुम्हें शिक्षा नहीं मिल पाए। आप बताओ, जो 10,000 नौकरी करेगा अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या वो? लेकिन मऊ में उपचुनाव होने वाला है, वहाँ बीजेपी पहले से ही रणनीति बना रही है। उमर अंसारी, अब्बास अंसारी, तमाम लोगों को इधर उधर किया जा रहा है कि मऊ की जनता कम से कम बीजेपी की तरफ, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मऊ की जनता बीजेपी के साथ हो जाए। क्या लग रहा है, अगर मऊ में उपचुनाव हुआ तो कौन जीतेगा मऊ में? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लड़ाई होने वाली। आपको याद होगा, मऊ में जो है एक और बाई इलेक्शन हुआ था, आपको याद होगा, और कितने प्रचंड वोटों से जीता था हम लोगों ने। इतने नहीं, मैं ये बात और कहूँगा आपको, अभी तो पीडीए ने अंगड़ाई ली थी तब, अब तो जो चुनाव होंगे पीडीए लड़ाई लड़ रहा है।
पीडीएस समाज के लोग जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी वाले चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। बाई इलेक्शन होने दीजिए, इनकी हिम्मत कराएं वो, और जहां जहां हो रहा है कराएं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनके अंदर हिम्मत हो, इंसानियत हो, जिस तरीके से वोटों की चोरी कर रही है नैतिकता के आधार पर बिहार के अंदर जो सरकार बनी हुई है, वो कहते हैं कि भाई गलत वोटों से बन गए तो आप रिजाइन करके चुनाव लड़ लें, अभी मालूम हो जाएगा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। लेकिन ये बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी और पीडीए के लोग सबक सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी के नेता हेट स्पीच देते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, अगर किसी अन्य पार्टी का नेता अगर हेट स्पीच दे तो उसे पर कार्रवाई, जेल में डाल दिया जाता है। बस मैंने कहा कि यहाँ पे कानून का राज नहीं है, ये महाजंगल राज है। और बताएं, मुख्यमंत्री जी के लोग, जो करणी सेना के लोग और भी जो लोग इन्होंने बना रखी है व्यवस्थाएं, वो किस तरीके से पूरे प्रदेश में भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरीके से जागरूक हैं, इनको सबक सिखाने का भी काम आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला कराया। लेकिन क्या हुआ, आपका बयान काफी वायरल हो गया था, वो जिस तरीके से आपने करणी सेना पे दिया था कि 19 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से चटनी बीरों की जो हवा निकाली थी पीडीए के लोगों ने। तो आने वाले समय में 2027 में सरकार बनने जा रही है, और लड़ाई पीडीए में आप भी हो, जो पीड़ित पत्रकार हमारे साथी हैं, उनकी भी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं। उनके जो लब है उनके आज़ाद नहीं है, उनके जुबान पर पहरा है, उस पहरेदारी को भी हम लोग खत्म करना चाह रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव जी से हमने पहला सवाल किया तो उन्होंने बड़े अच्छे से जवाब दिया, और पत्रकारों की इज्जत तो करते हैं आजमगढ़ को, जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। देखिए, समाजवादी पार्टी पत्रकारों ने सबका सम्मान करना जानती है। आप देखो जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं, मोदी जी पिछले 11 सालों में एक भी पीसी नहीं कर पाए अभी तक, तो सोचो कौन सम्मान कर रहा है। वो ऐसे पत्रकार साथ बैठते हैं, पूछते हैं कि बताओ आम चूस से खाते हो, काट के खाते हो, अपने जेब में पर्स रखते हो नहीं रखते हो। तो ये ऐसे पत्रकारों के साथ वो अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है सामने आके बात कर लें। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी जो साथी हैं, पत्रकार साथी हैं, आप सबकी भी लड़ाई समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं, और आपके हक हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे, और आने वाले समय में आपका सबका सम्मान भी होगा। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपने देखा, लेकिन कुछ आपने देखा जिस तरीके से कहाँ गए राम सिंगार यादव जी, आप किससे कुछ कहलवाना चाहते थे, बोलिए कौन गए हूँ, कह दीजिए। चलिए, तो आपने देखा कि कुछ कहना, आपकी आज पहली ज्वाइनिंग है ना? हाँ, मैं पहले अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं भारत का पहला व्यक्ति हूँ जो कि 3 बार कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिलिंग किया हूँ। अच्छा, आपने कन्याकुमारी से यहाँ से आपने साइकिलिंग यात्रा की है?